नमस्कार, आप देख रहे हैं धाकड़ एक्सक्लूसिव। मैं हूं पद्मजा जोशी। पूरा देश आज प्रधानमंत्री मोदी का 71वां जन्मदिन मना रहा है। इस अवसर पर रिकॉर्ड कोरोना वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया था। 21 जून को 88 लाख और 27 अगस्त को 1 करोड़ से ज्यादा लोगों का देश में कोरोना के खिलाफ रिकॉर्ड टीकाकरण हुआ था। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर रिकॉर्ड वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया था और एक दिन में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन का वर्ल्ड रिकॉर्ड भारत बनाने के कुछ ही कदम दूर है। यह रिकॉर्ड फिलहाल चीन के नाम है। चीन ने एक दिन में 27 जून को 2 करोड़ 23 लाख 70 हजार लोगों को वैक्सीन दी थी और भारत चीन को एक दिन के वैक्सीनेशन में पछाड़ने के बेहद करीब पहुंच चुका है। भारत में आज अभी तक 2 करोड़ 20 लाख 71 हजार 881 और मेरे बोलते बोलते ही 2 करोड़ 20 लाख 72 लाख 276 वैक्सीन लग चुकी हैं। दोपहर 1:30 बजे 1 करोड़ का लक्ष्य पूरा हुआ और शाम बजते बजते वैक्सीनेशन का आंकड़ा 2 करोड़ को पार कर गया और यह गिनती तेजी से बढ़ती जा रही है। आप अपनी स्क्रीन पर कोविन का वो ऐप देख रहे हैं जहां पर लाइव लगातार ये आंकड़े आपको दिख रहे हैं कि मिनट दर मिनट, सेकंड दर सेकंड कैसे ये लाइव मीटर आगे भागता जा रहा है। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर मेगा वैक्सीनेशन अभियान अभी भी चलाया जा रहा है। कई लोग ये भी अंदाजा लगा रहे हैं कि हो सकता है आज रात के 12 बजते बजते हम 2.5 करोड़ का मार्क, 2.5 करोड़ वैक्सीन देने का कीर्तिमान स्थापित कर दें। और टाइम्स नाउ नवभारत के संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जमीन से जुड़ गए हैं। वो हमें बताएंगे कि कैसे वो लोग जिन्होंने ये आंकड़ा मुमकिन किया, फ्रंटलाइन वर्कर्स, डॉक्टर्स, भारत के आम नागरिक जो कि घरों से निकले, अपने साथ और लोगों को लेकर के गए वैक्सीन लगवाने के लिए, आज ये आंकड़े को वो कैसे देखते हैं। गौरव श्रीवास्तव हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं, आदित्य भी हमारे साथ दिल्ली से लाइव हैं और प्रदीप दत्ता हमारे साथ जम्मू से लाइव है। सबसे पहले प्रदीप, आपके पास आना चाहूंगी। कड़ी चुनौती थी, मुश्किल परिस्थिति थी, पर आज का ये आंकड़ा हर किसी के चेहरे पर एक मुस्कान डालेगा। बिल्कुल सही कहा पद्मजा, हर एक के चेहरे पर एक मुस्कान सी लाया और दूसरा तरफ जैसे जैसे वो वैक्सीनेशन मीटर भागता हुआ नजर आता है, दिलों की धड़कनें भी तेज हो जाती हैं। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, शाम तक 2.5 करोड़ का आंकड़ा पार हो जाएगा और लोगों में काफ़ी खुशी है। खुशी इसलिए क्योंकि एक वक्त था जब वैक्सीन मिल नहीं रहा था और आज ऐसा है कि आप जाइए, वैक्सीन कराइए और निकल के आ जाइए। देखिए कितना खुशी है। आज आपको दूसरा वैक्सीन लगा, तो कैसे देखते हैं ये उपलब्धि भारत की जो 2 करोड़ के पार हो चुकी है और 2.5 करोड़ शाम तक हो जाएगा। देखिए, हमें पता नहीं था, मीडिया के माध्यम से भी पता चला कि अभी 2.5 करोड़ से ज़्यादा हो गया है और हमें मेरी दूसरी वैक्सीन भी पूरी हो गई और ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। और हम धन्यवाद करते हैं मोदी जी और उनकी पूरी सरकार का, उनके नेतृत्व का, कि जो देश की सुरक्षा, आम नागरिक की सुरक्षा के लिए ये एक बहुत ही अच्छा कदम है। और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं यहाँ, उनसे भी बात करते हैं। आप कैसे देखते हैं ये जो हुआ, इंजेक्शन लगे हैं? बहुत अच्छा फील हो रहा है। दोनों इंजेक्शन लगे, आज आराम से लग रहे हैं, कोई किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सरकार का कि आराम से लग रहे हैं। हमारी पूरी फैमिली को लगे हैं, कोई परेशानी नहीं हुई है। देखिए, सुरक्षित और स्वस्थ भारत का नींव पत्थर आज रख दिया है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। जहां एक तरफ अपोजिशन कोशिश कर रही है कि किस तरीके से उनको हटाया जाए और दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि लोग निशाना कस रहे हैं, कह रहे हैं ये PR एक्सरसाइज है। लेकिन मेरे ख्याल से जब हम डेमोक्रेसी की बात करें तो लोगों की बात ही असली बात होती है, उनसे बात करते हैं। आप कैसे देखते हैं ये जो 2 करोड़ का आंकड़ा पार हो गया है और इंजेक्शन लगातार लगाया जा रहा है, तो कैसे देखते हैं? सर, ये सबसे पहले मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। ये एक बहुत बड़ा कदम है। हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि इतना अच्छा कदम उन्होंने उठाया है कि हर जन जन तक ये जो सुविधा है, जन जन तक ये जो इंजेक्शन लगाए गए हैं, इससे क्या है, सुरक्षा कवच हम लोगों को मिला है। सर, मैं अपनी बात करूं, मैं खुद एक टीचर हूं और मैं वर्किंग हूं। मैं रोज़ का 200 किलोमीटर सफ़र तय करती हूँ, एक गवर्नमेंट और RTC बस में जाती हूँ सर मैं। लेकिन जब से मुझे इंजेक्शन लगाया, चाहे मैं लोगों के बीच में जाती हूँ, लेकिन मुझे इतना लगता है मेरे को सुरक्षा कवच मिल चुका है। अब मुझे सुरक्षा कवच मिला, एक भरोसा, एक विश्वास, और भी बहुत सारे लोग हैं, ये सुरक्षा कवच इन्हें मिला है। और आप कैसे देखते हैं इस टीकाकरण को, जो ये उपलब्धि आज भारत ने पार करी है?
टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं हैप्पी नहीं हूँ इस चीज़ से, बिकॉज देखो वैक्सीन तो हमें प्रोवाइड की गई है बट वो घर घर पे नहीं पहुँच रही है अभी भी स्टिल, बिकॉज इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे बहुत ज़्यादा करप्शन है। एंड आई हैव सीन, मैंने खुद फर्स्ट डोज लगाई है कोविडशील्ड की और मैंने देखा वहाँ लाइन पर लोग कैसे खड़े रहते हैं, बट जिन लोगों ने सिफारिश की होती आज के दिन कोई ऐसा लाइन में आपको लगा कि कोई ऐसे खड़ा था और उसको नहीं लगा? ये पुरानी बात है, हमें भी मालूम है कि पहले बहुत सारा हुआ, हम यहाँ टाइम्स नाउ पे वो दिखाते आए हैं, लेकिन आज की बात हम करें तो क्या आपको लगा कि आज किसी किस्म की किसी को परेशानी हुई? एग्जैक्टली होता है। अभी मैं आपको कल परसों के, आज तो बिकॉज मैं लाइन में नहीं खड़ी रही हूँ, बट स्टिल देखते रहते हैं। अभी जो डिस्पेंसरी है वो मेरे घर के पास ही है, बट आई हैव सीन कितने लोग हैं जो वहाँ पर 7 to 8 आवर्स भी खड़े रहते हैं बट वापस वहाँ से घर जाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें वापस जाना पड़ा, लेकिन आमतौर पे लोग काफी खुश हैं जो क्योंकि इनके ये बहुत कंसर्न्स है, जो बड़ी इनकी उपलब्धि मानी शिकायतें जा रही हैं है। वो भी सुनी जानी चाहिए और इनका भी निवारण बेशक होना चाहिए। पर जिन लोगों को वैक्सीन आज लगी है, कम से कम आप उनको कह सकते हैं कि वो लोगों को बता सकते हैं कि मैंने 2 करोड़ वाले दिन में अपनी भी डोज ली थी। प्रदीप, आदित्य भी हमारे साथ दिल्ली से हैं। आदित्य, जिन लोगों ने ये मुमकिन कर पाया है उनका आज मनोबल कैसा है? जिन लोगों ने ये सब कुछ मुमकिन करके दिखाया है वो हमारे साथ हैं और थोड़ी थकान है लेकिन फिर भी चेहरे पे विजयी मुस्कान है। आप बताएं कि आज आपको कैसा लग रहा है इस लैंडमार्क अचीवमेंट पे? देखिए, ये तो गर्व महसूस हो ही रहा है क्योंकि एक तरफ से ये जो त्यौहार होता है ये जान बचाने का त्यौहार होता है और शायद हम लोगों ने इस कार्य को करते हुए हम लोगों ने कुछ उपलब्धियां हासिल की हैं, तो ऑब्वियसली ये हम लोगों के लिए एक प्राउड मोमेंट है। और दिन रात 24 घंटा हम यहाँ पे टीकाकरण करवाते हैं, तो ये दर्द और ये खुशी हमारे लिए ज़्यादा मायने रखते हैं। भारत ने रिकॉर्ड वैक्सीनेशन की तरफ कदम बढ़ाया है, बिहार उसमें अच्छे परफॉर्मेंस पे है, तब आपका क्या कहना है? इसीलिए तो मतलब जब अपना ही कंपटीशंस होते हैं, कभी भी कोई भी कंपटीशंस होते हैं, अगर आप अव्वल नंबर में आते हैं तो एक अलग आपको सेटिस्फेक्शन देता है। और शायद ये हमारे लिए भी आज उतना ही खुशी का दिन है कि हम लोगों के लिए काम भी कर रहे थे और आज नंबर 1 में भी आ गए। बस आप बताएं, लगातार वैक्सीन देने के बाद आपको अब कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, इतने ज़्यादा लोग आ रहे हैं, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। लोगों में अब वो डर नहीं है जो पहले नहीं हुआ नहीं, करता अब बिल्कुल डर नहीं है। पहले लोगों में डर होता था कि कोई नुकसान ना हो जाए, ऐसा वैसा, अभी कुछ नहीं, आराम से ले रहे हैं सब लोग। जी, और जहां तक बिहार की बात है, क्योंकि आदित्य हमारे साथ बिहार से जुड़े हुए हैं, बता दें कि आज बिहार में 25 लाख 6 हजार का आंकड़ा, यानी कि जो सारे राज्य हैं उनमें से टॉप 5 में बिहार है। 25,06,814 वैक्सीन अभी तक लगा ली हैं। कुल जो इनके वैक्सीनेशन हुए हैं वो करीब 5 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं। इससे पहले कि मैं दिल्ली से भी मेरे जो सहयोगी हैं उनके पास जाऊं, एक तुलनात्मक विश्लेषण देख लेते हैं, जिसके लिए सबसे पहले मैं आपको कुछ देशों की आबादी बताती हूं। आप देखिए, हमने 2 करोड़ 21 लाख अभी तक वैक्सीनेशन कर लिए हैं। श्रीलंका की पूरी आबादी 2 करोड़ 15 लाख है। रोमानिया की आबादी महज 1 करोड़ 92 लाख है। कजाकिस्तान में 1 करोड़ 87 लाख लोग हैं। सीरिया की आबादी 1 करोड़ 75 लाख और कंबोडिया में 1 करोड़ 76 लाख। जिम्बाब्वे में 1 करोड़ 48 लाख। स्वीडन की आबादी 1 करोड़ 99 लाख है, यानी कि 99,000 है, माफ कीजिएगा। यानी कि इन सब देशों की पूरी आबादी से करीब दोगुना हमने आज के दिन ही वैक्सीन लगा दी है। स्वीडन में 1 करोड़ 99,000 लोग हैं और हमने 2.25 करोड़ वैक्सीन लगा दी है। भारत में इन देशों की आबादी से ज्यादा लोगों को एक ही दिन में हमने वैक्सीन लगाने में हम कामयाब हुए हैं। गौरव श्रीवास्तव के पास चलती हूं, जो कि दिल्ली से हमारे साथ है। सबसे बड़ी इसमें उपलब्धि ये मानेंगे आप गौरव, इस बात की है कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे पास ये कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, हम ये कर सकते हैं। अब मुश्किल या चैलेंज सिर्फ ये रह जाता है कि हमारे पास वैक्सीन की सप्लाई उतनी होनी चाहिए। उतनी सप्लाई हमारे पास रहेगी आने वाले दिनों में भी? बिल्कुल, देखिए वैक्सीन की सप्लाई रहेगी। जैसे हमारे पास अगर आप देखें तो कोविशील्ड, कोवैक्सीन, इसके अलावा हमारे पास स्पुतनिक वैक्सीन है और इसके अलावा हमारे पास 2-3 वैक्सीन जो हैं वो और वेटिंग में। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण, अगर आप जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ था और अभी जब आज 2 करोड़ 21 लाख के आंकड़े के पास हम पहुंच रहे हैं, इसमें
कोविन ऐप की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिसको पूरी दुनिया ने सराहा है। कितनी आसानी से वहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है। एक वो आदमी जिसको टेक्नोलॉजी की जानकारी नहीं है, वो आसानी से रजिस्ट्रेशन कर सकता है, वो अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकता है। व्हाट्सएप पर भी ये सुविधा है। और तमाम विरोध और नकारात्मकताओं के बीच हमें सकारात्मक पहलू पर ध्यान देना चाहिए। दिल्ली की भी बात करें तो यहाँ पर आज तकरीबन 1,51,587 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। हालांकि दिल्ली में बहुत आबादी को वैक्सीन पहले भी लग चुकी है, लेकिन हम बाकी चीज़ों पर देखें तो सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य कर्मियों को ट्रेन करना, उनके लिए जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल या तमाम बिल्डिंग्स देश भर में है, उनको किस तरीके से कोविड वैक्सीनेशन सेंटर के तौर पर इस्तेमाल करना है। एक बड़ी जनसंख्या की आबादी को एक सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लाइन में खड़े करके वैक्सीन के बाद उन्हें 30 मिनट के वेटिंग एरिया में भी बैठाना, ये सारी सुविधाएं, सबकी तैयारियों के बीच भी हमने ये कीर्तिमान स्थापित किया है, जहां पर हम 2 करोड़ 21 लाख के आंकड़े को अभी फिलहाल पार कर चुके हैं। बिल्कुल, जैसे कि एक T20 मैच में होता है, लगातार नजर आपकी स्कोरबोर्ड पर बनी रहती है कि वो सेंचुरी कब हम पार कर जाएंगे, कब हमारे को इतने बॉल में इतने रन बनाने हैं। उसी तरीके से लोगों की नजर भी इस कोविड डैशबोर्ड पे है लगातार। वो इसलिए क्योंकि अभी जो एक दिन में सबसे ज्यादा वैक्सीन देने का रिकॉर्ड है वो चीन के नाम है, जिसने 2,22,37,000 वैक्सीन एक दिन में दी थी। और हम अभी से ही 2,21,30,000 तक पहुंच चुके हैं, यानी कि 1,05,000 वैक्सीन करीब हमें और देनी है और हम चीन के भी आगे निकल जाएंगे। एक शख्स ऐसा है जिसके ऊपर आज काफी दबाव रहा होगा। आप समझ ही सकते हैं कि एक टारगेट रखा गया था कि आप 2 करोड़ का आंकड़ा आपको पार करना है और यह भी आपको निश्चित करना है कि आने वाले दिनों में वैक्सीन की कमी ना हो। वो है स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया। आज 5 बजे जब 2 करोड़ का आंकड़ा पार हुआ, उन्होंने मिठाई भी खिलाई, हाथ भी मिलाया डॉक्टरों से और फिर क्या कहा, सुनिए। थैंक यू ऑल हेल्थ वर्कर्स, वेल डन इंडिया। थैंक यू ऑल हेल्थ वर्कर्स, वेल डन इंडिया। तो क्या भारत चीन का रिकॉर्ड तोड़ पाएगा? लगातार हमारी नजर उस आंकड़े पर बनी रहेगी। ये अपने में ही भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। भारत ने ये साथ में मुमकिन किया। बड़ी खबर अब महाराष्ट्र से, जहां के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने देशमुख के नागपुर वाले घर पर छापा मारा और रही सही कसर ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने पूरी कर दी। ईडी अपनी 77 पन्नों की चार्जशीट में 14 लोगों को आरोपी ईडी ने बनाया है। सचिन वाजे मुख्य आरोपी हैं, लेकिन इस चार्जशीट में अनिल देशमुख को आरोपी के तौर पर शामिल नहीं किया गया है। जब मैंने 77 पेज की इस चार्जशीट को पढ़ा तो उसमें तकरीबन हर पैराग्राफ में अनिल देशमुख का नाम जरूर है। करीब करीब हर आरोपी ने अपने स्टेटमेंट में उनका नाम लिया है। ईडी की चार्जशीट पर आप ये रिपोर्ट देखिए कि कैसे इस पर अनिल देशमुख के बारे में, सचिन वाजे के बारे में और लोगों की भूमिका के बारे में बोला गया है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर सरकारी शिकंजा बढ़ता जा रहा है। आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अनिल देशमुख के नागपुर के घर पर छापेमारी की। उसके बाद अनिल देशमुख के बेटे ऋषिकेश देशमुख के होटल पर आईटी डिपार्टमेंट ने छापेमारी की कार्रवाई की। आईटी के अलावा ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की पकड़ अनिल देशमुख पर बढ़ती जा रही है। ईडी ने 77 पन्नों की मनी लॉन्ड्रिंग केस में चार्जशीट फाइल की है। चार्जशीट फाइल होने के बावजूद ईडी की पड़ताल जारी रहेगी। वो इसलिए क्योंकि चार्जशीट में अब तक अनिल देशमुख का नाम आरोपियों की लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। ईडी के वसूली रैकेट चार्जशीट में अनिल देशमुख का नाम आरोपी लिस्ट में नहीं डाला गया है। ईडी बोल रही है कि इसमें भी एक तर्क है, क्योंकि उन्होंने 5 बार महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री को समन्स भेजे हैं, वो एक बार भी नहीं आए। तो एक क्लैरिटी नहीं है कि उनका एग्जैक्टली रोल क्या है ये पूरे वसूली रैकेट में। क्या अनिल देशमुख अभी ईडी के दफ्तर जाएंगे? ईडी ने 77 पन्नों की चार्जशीट में कई बड़े खुलासे किए हैं। ईडी ने अपनी चार्जशीट में जिक्र किया है कि एंटेलिया कांड में गिरफ्तार सचिन वाजे ने पूछताछ में खुलासा करते हुए कहा है
कि साल 2020 में मुंबई में हुए 10 डीसीपी के ट्रांसफर को रुकवाने के लिए 2 मंत्रियों ने 40 करोड़ रुपए की मांग की थी। ईडी की पूछताछ में सचिन वाजे ने बताया कि ट्रांसफर का ऑर्डर मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने दिया था, जिससे अनिल देशमुख और अनिल परब खुश नहीं थे। वाजे के मुताबिक पैसों का लेन देन हुआ और दूसरा ट्रांसफर ऑर्डर जारी किया गया। ईडी ने चार्जशीट में सचिन वाजे के हवाले से जिक्र किया है कि उन 10 पुलिस अधिकारियों से 40 करोड़ रुपए बतौर रिश्वत लिए गए थे, जो अनिल देशमुख और अनिल परब के बीच आधे आधे बंट गए। ईडी ने चार्जशीट में वाजे की पोस्टिंग की कहानी का भी जिक्र किया है। सचिन वाजे को 10 जून 2020 को सीआईयू का इंचार्ज बनाया गया। सचिन वाजे का कहना है कि 2 दिन बाद ही 12 जून को पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने बताया कि कुछ सीनियर पॉलिटिकल लीडर तुम्हारी बहाली से नाखुश हैं और उन्होंने तुम्हें सस्पेंड करने को कहा है। सचिन वाजे ने ईडी को बताया कि 13 जून को अनिल देशमुख का मुझे फोन आया। उन्होंने कहा कि वो नाखुश पॉलिटिकल लीडर्स को मना लेंगे, लेकिन इसके एवज में 2 करोड़ रुपए देने होंगे। सचिन वाजे ने दावा किया है कि 16 जून 2020 को वो अनिल देशमुख से सह्याद्री गेस्ट हाउस में मिला, जहां उसे अनिल देशमुख ने बताया कि अब निलंबन नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने सीनियर नेताओं को मना लिया है और कहा कि हम साथ मिलकर बड़े मामलों पर काम करेंगे। ईडी के हुए खुलासे में ये साफ संकेत मिलता है कि अनिल देशमुख ने सचिन वाजे की पुलिस डिपार्टमेंट में बहाली क्यों कराई। सचिन वाजे की माने तो अनिल देशमुख उनसे वसूली कराना चाहते थे। टारगेट था मुंबई के 1750 बार और 100 करोड़ रुपए। हैरानी की बात है कि एक राज्य का मुख्यमंत्री पुलिस विभाग के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को लगातार फोन करता था। ईडी को अपने बयान में सचिन वाजे ने बताया कि किस तरह उसने मुंबई के बार मालिकों से वसूली की और कैश में सारा पैसा अनिल देशमुख तक पहुंचाया। सचिन वाजे ने ईडी को बताया कि पहली बार जनवरी 2021 में सह्याद्री गेस्ट हाउस में अनिल देशमुख के पीए कुंदन शिंदे से उसकी मुलाकात हुई। कुंदन शिंदे उस समय के महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख की व्हाइट मर्सिडीज कार से आया था, जिसे वाजे ने 5 बैग्स में 1 करोड़ 60 लाख रुपए दिए। उन पैसों को कुंदन अनिल देशमुख की कार में ही लेकर गया था। दूसरी बार अनिल देशमुख के पीए कुंदन शिंदे से फरवरी 2021 में सचिन वाजे की मुलाकात हुई, जिसका जिक्र ईडी ने अपनी चार्जशीट में किया है। चार्जशीट के मुताबिक सचिन वाजे और कुंदन शिंदे की मुलाकात राजभवन सिग्नल पर हुई। इस बार कुंदन गृहमंत्री के स्टाफ कार ब्लैक स्कॉर्पियो से आया था। सचिन वाजे ने कुंदन को 11 बैग दिए, जिसमें 3 करोड़ रुपए थे, जिन्हें कुंदन उसी ब्लैक स्कॉर्पियो से लेकर गया। आज इनकम टैक्स विभाग ने जिस साई शिक्षण संस्थान पर छापा मारा, यही शिक्षण संस्थान अनिल देशमुख के काले धन को सफेद करने का माध्यम था। साई शिक्षण संस्थान का ईडी की चार्जशीट में जिक्र है। ईडी ने पूरे मनी ट्रेल का खुलासा किया है। अनिल देशमुख के बेटे ऋषिकेश देशमुख का काम काले धन को सफेद करने का था, जिसके लिए ऋषिकेश देशमुख हवाला के जरिए दिल्ली के 2 बिजनेसमैन सुरेंद्र कुमार जैन और वीरेंद्र जैन को पैसे भेजता था। उन्हीं पैसों को जैन बंधु अपनी कंपनी के अकाउंट से साई शिक्षण संस्थान के अकाउंट में बतौर डोनेशन भेजते थे। ईडी ने अपनी चार्जशीट में जैन बंधुओं की कंपनी से साई शिक्षण संस्थान को 2013 से अब तक भेजे गए पैसों का जिक्र किया है। ये कुल राशि 4 करोड़ 18 लाख से ज्यादा है। ईडी के चार्जशीट में यह साफ बताया गया है कि वसूली के पैसे अनिल देशमुख तक कैसे पहुंचा करते थे। ये पूरा एक हवाला नेटवर्क था। पहले पैसे दिल्ली जाते थे, दिल्ली में सुरेंद्र और वीरेंद्र जैन नाम के व्यक्ति के पास हवाला नेटवर्क से जाते थे और फिर वो पैसे एक संस्था में जाते थे जो नागपुर में है, साई शिक्षण संस्था। उस पे पैसे जाते थे और ये साई शिक्षण संस्था अनिल देशमुख और उनके परिवार चलाते हैं। ईडी ने चार्जशीट में बताया कि 13 कंपनी ऐसी थी जिनके मालिक सीधे तौर पर देशमुख परिवार के लोग थे और 13 कंपनी ऐसी थी जो अनिल देशमुख के दोस्तों के नाम पर थी। ईडी ने चार्जशीट में पूरा फ्लो चार्ट बनाकर दिखाया है कि कैसे पैसा एक कंपनी से दूसरी कंपनी में ट्रांसफर होता था। ईडी ने अपनी चार्जशीट में 14 लोगों को आरोपी बनाया है। इसमें मुंबई पुलिस के सचिन वाजे और अनिल देशमुख के निजी सचिव और असिस्टेंट संजीव पलांडे और कुंदन शिंदे का नाम खास है।
टाइम्स ऑफ नवभारत के संवाददाता शिवानी मिश्रा और अरुणील दोनों हमारे साथ मुंबई से जुड़ गए हैं। अरुणील, पहले आपसे पूछना चाहूंगी कि जब इतनी बार अनिल देशमुख का जिक्र चार्जशीट में हुआ है तो आरोपी के तौर पर उनका नाम क्यों नहीं दिया गया है? वेल पद्मजा, ये तो बात साफ है कि 5 बार समन्स भेजे गए थे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से, 5 बार वो एक बार भी नहीं आए हैं। इसलिए ईडी सोर्सेज से हमें पता चल रहा है कि जब उनकी साइड पता ही नहीं चली है वो क्या बोलना चाहते हैं, इसमें उनका लिंक एग्जैक्टली क्या है, इसलिए उनका मेंशन नहीं है। और एक महत्वपूर्ण बात पद्मजा ये है कि साई शिक्षण संस्था का नाम आरोपी लिस्ट में है। साई शिक्षण संस्था अनिल देशमुख और उनके परिवार वाले खुद चलाते थे। ये पूरा मनी ट्रेल भी जो दिखाया गया है कि कैसे जो पैसे यहाँ पे इकट्ठा होते थे वो वीरेंद्र और सुरेंद्र जैन जो दिल्ली में रहते थे वो हवाला नेटवर्क से वहां पहुंचाया जाता था और फिर वो पैसा वापस से साई शिक्षण संस्था के थ्रू अनिल देशमुख के फैमिली वाले भी यूज करते थे। और कैसे उन्होंने शेल कंपनीज, फर्जी कंपनियां भी शुरू करके रखी थी कोलकाता में। इस पे भी सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन चालू है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी इसमें देख रहा है। आज आईटी ने भी, इनकम टैक्स ने भी इस बारे में छापेमारी की। अभी इसमें 2 चीज है। एक बड़ा सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट अगर पद्मजा हम ये देखेंगे कि सचिन वाजन ने ये भी बोला है कि जब डीसीपी ऑफिसर्स मुंबई की बदली हुई थी तो 10 डीसीपी ऑफिसर्स उनकी बदली रोकने के लिए हर एक डीसीपी ऑफिसर ने, पुलिस ऑफिसर ने 4 करोड़ दिए थे। तो टोटल 40 करोड़ रुपए दिए थे और ये बराबरी में बांटे गए थे अनिल देशमुख और अनिल परब में। अनिल परब एक शिवसेना लीडर है, क्लोज कॉन्फिडेंट है सीएम उद्धव ठाकरे की। ये सब क्लेम्स सचिन वाजे के हैं। और अगर बीजेपी का ये अभी एलिगेशन है कि ये बोल रहे हैं कि क्या ये अनिल देशमुख और अनिल परब सिर्फ एक मनी कलेक्टर थे, सिर्फ वो कलेक्शन का काम कर रहे थे, उनके मेन आका कौन थे, ये क्वेश्चन बीजेपी ने अभी उठाया है। और क्लियरली अगर हम ये देखेंगे तो ये पूरा नेक्सस बहुत बड़ा लगता है। बिकॉज मुंबई में 1750 बार है, उनमें से 100 करोड़ वहां से कलेक्ट करना, ट्रांसफर पोस्टिंग से अलग पैसा कलेक्ट करना। मुंबई तो एक सिटी है महाराष्ट्र में बाकी सब सिटीज और टाउन भी है, तो टोटल पैसा कितना कलेक्ट होता होगा, ये प्रश्न बीजेपी ने उठाया। और ये पैसे किधर जाते होंगे, कौन से पॉलिटिकल पार्टीज को जाते होंगे, ये प्रश्न बीजेपी ने बड़ा इस बात में उठाया है। बिल्कुल। शिवानी, दूसरा बड़ा सवाल इस वक्त ये है और ये रोज पूछा जाता है कि आखिर खुद अनिल देशमुख कहां है? जी देखिए, सबसे पहले अनिल देशमुख आखिरी बार कब नजर आए थे ये आपको बता देते हैं। 19 जुलाई का वो वक्त था जब वो मीडिया के सामने, सभी के सामने समक्ष रूप से आए थे। उसके बाद से वो कहाँ हैं, किस पते पर है, महाराष्ट्र में है या नहीं, क्योंकि उनके ऑफिशियली जितने ठिकाने हैं, भले उनकी वो प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, नागपुर का घर हो या सरकारी घर जो पहले उनके होम मिनिस्ट्री में रहते हुए उनके पास था, वो कहीं भी मौजूद नहीं है। यहाँ तक कि लगातार एक के बाद एक जब ईडी के प्रकरण आते हैं, समन्स आते हैं उनके सामने, तभी भी वो प्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं बोलते। उनके वकील भी तुरंत कभी जवाब देने के लिए समक्ष रूप से सामने नहीं आते। जैसा कि अभी ईडी जब कोर्ट की तरफ मूव कर चुकी है, क्योंकि अनिल देशमुख ने एक भी समन का जवाब नहीं दिया था, एक में भी उनकी पेशी नहीं हुई है, उसके बावजूद ना सिर्फ अनिल देशमुख गायब नजर आ रहे हैं बल्कि उनके जो लॉयर्स हैं वो भी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। इनफैक्ट जब इस पर हमने बात की बीजेपी के कुछ नेताओं से, तो उनका ये साफ कहना था कि लगातार जो एमवीए की गवर्नमेंट ये एजेंसीज पर इल्जाम लगा रही थी कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के इशारों पर चल रहे हैं, वैसा भी कुछ नहीं है, क्योंकि सेंट्रल एजेंसीज अपना काम बहुत पहले से कर रही हैं और सरकारें बदलती रहती हैं। लेकिन जैसे ही चार्जशीट की खबर सामने आई, जो कि एक्सक्लूसिवली सबसे पहले हमने दिखाई, अरुणील ने इस स्टोरी को ब्रेक किया था, उसके बाद भी एमबीए द्वारा इस पर किसी भी तरीके की अब तक प्रतिक्रिया नहीं आई है। तो अनिल देशमुख कहां है, अगर ये सवाल का जवाब भी एमबीए का कोई एक नेता दे पाता तो शायद कहीं ना कहीं उनकी छवि पर जो अभी इतनी कालिख लग रही है वो नहीं लगती। बिल्कुल। और क्या जो नेतृत्व है एनसीपी का, शिवसेना का, कांग्रेस का, इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ेगा? हम लगातार उनसे ये सवाल पूछते रहेंगे। अभी के लिए अरुणील, शिवानी, सारी जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। पाकिस्तान की बड़ी नापाक साजिश का पर्दाफाश हुआ है। आतंकी ज़ीशान ओसामा ने किए हैं बड़े खुलासे। क्या है उनके खुलासे? कि दशहरे और दिवाली से ठीक पहले भारत में धमाके करने की साजिश कर रहे थे। 3 शिफ्ट में पाकिस्तान ने इन आतंकियों को ट्रेनिंग दी थी। आतंकी ओसामा और ज़ीशान का बड़ा खुलासा।
दशहरा दिवाली के दौरान देश को दहलाने की साजिश का पर्दाफाश। सुरक्षा एजेंसियों की हुई हाई लेवल मीटिंग। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की गिरफ्त में आए आतंकियों ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। इस खुलासे के बाद सुरक्षा एजेंसियां मुस्तैद हो गई हैं। दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना समेत तमाम स्पेशल कमिश्नर शामिल थे। पिछले कुछ समय से आतंकियों के घुसपैठ को लेकर अलर्ट्स और अफगानिस्तान में बदले हालात के बाद देश के सभी राज्यों के इंटेलिजेंस को लेकर यह मीटिंग हुई। मीटिंग का मकसद आतंकी के खिलाफ सभी राज्यों की पुलिस और इंटेलिजेंस यूनिट के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन बनाना है। जिन आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है, उन आतंकियों ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। आतंकियों को प्लान ए के साथ प्लान बी की भी दी गई थी ट्रेनिंग। 3 शिफ्ट में होती थी आतंकियों की ट्रेनिंग। पहली शिफ्ट में मौलवी ब्रेन वॉश करता था, उकसाने के लिए मुजफ्फरनगर गुजरात हिंसा के वीडियो दिखाए। दूसरी शिफ्ट में पाकिस्तान आर्मी के अधिकारी हथियार और बम बनाने की ट्रेनिंग देते थे। तीसरी शिफ्ट में आईएसआई के अधिकारी टारगेट को नुकसान पहुंचाने की ट्रेनिंग देते थे। पकड़े गए संदिग्ध आतंकियों को यह सख्त निर्देश था कि अगर बम धमाके करने में नाकामयाब हो तो देश को आर्थिक नुकसान पहुंचाओ। भारत की बड़ी फैक्ट्रियों, रेलवे के जरिए जाने वाले कॉटन व्यापार को जलाने का प्लान था। बड़ी निजी फैक्ट्री, निजी गोदाम, बड़े शोरूम, बड़े शॉप्स में आगजनी के निर्देश थे। ओसामा और जिशान, जो कि जिसको दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है, ये दोनों आतंकी जो हैं बाकायदा पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर यहाँ पर आए हुए थे और ये लगातार चौंकाने वाले खुलासे कर रहे हैं। इनका साफ तौर पे यही कहना था कि इन्हें बाकायदा ट्रेनिंग दी गई थी। इन्हें ट्रेनिंग इस बात की दी गई थी कि किस तरीके से देश में धमाके करने हैं, खासतौर पर जो ब्रिज और रेलवे ट्रैक पर किस तरीके से इन्हें साजिश रचनी थी। साथ ही साथ प्लान ए के साथ साथ प्लान बी की भी इन्हें ट्रेनिंग दी गई थी। यानी साफ तौर पे इन्हें यह निर्देश दिया गया था कि अगर ये देश को दहलाने में कामयाब न हो पाते तो इकोनॉमिक तौर पर देश को तोड़ने के लिए इन्हें क्या कुछ करना है, किस तरीके से इन्हें आगजनी करनी है, इन सब की बाकायदा इन्हें ट्रेनिंग दी गई थी। आईएसआई ने भारत और अन्य देशों से जिहाद के नाम पर ट्रेनिंग करने वाले जिहादियों के लिए मस्कट में कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पर लोगों को हायर किया था। ट्रेनिंग के लिए आने वाले जिहादियों को बोट के जरिए पाकिस्तान लाना इन लोगों की जिम्मेदारी थी। ट्रेनिंग के लिए जिहादियों को पाकिस्तान ले जाते वक्त आईएसआई का एक आतंकी भी मौजूद रहता था। इस साजिश का मास्टरमाइंड आतंकी ओसामा का चाचा फरार है। ओसामा और जीशान को पाकिस्तान भेजने में इसका रोल है। अनुज इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज, अभी तक इनके साथ काफी पूछताछ हुई है, क्या और भी लोग हैं जिनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है? क्या और भी राज्य हैं जिनमें इनका कुछ नेटवर्क फैला हुआ है? क्या आपके सूत्र आपको बता रहे हैं? जी बिल्कुल, इनके कई ऐसे स्लीपर सेल हैं जिनकी लगातार दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जो है तलाश कर रही है। वो स्लीपर सेल हैं जो लगातार इनकी मदद कर रहे थे। जाहिर तौर पे ये एक्टिव हैं और इसी को लेकर एक चिंता का विषय बना हुआ है, जिसको लेकर आज हमने देखा कि दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में एक हाई लेवल मीटिंग भी की गई, जिसमें साफ तौर पर अफगानिस्तान के बदले हालात और ये जो टेररिस्ट अरेस्ट हुए हैं, इनको लेकर ये मीटिंग की गई कि इनके जो स्लीपर सेल हैं वो कहां हैं। जो स्टेट्स की पुलिस है, खासतौर पर एटीएस जो है, वो किस तरीके से कोऑर्डिनेशन करके इनके स्लीपर सेल को पकड़वाने में मदद करे, क्योंकि जाहिर तौर पर ये लगातार जिस तरीके से इनकी प्लानिंग थी, हमने देखा कि खुलासे में ये बात सामने आई कि ये प्लान ए और प्लान बी दोनों के तहत यहाँ पर आए हुए थे। प्लान ए में जहां इन्हें धमाके करने थे, खासतौर पे उन जगहों पे धमाके करने थे जहां पे ज्यादा कैजुअलिटी होती, वहीं दूसरी तरफ प्लान बी भी इनका तैयार था कि अगर ये प्लान ए में सफल न हो पाते तो प्लान बी के तहत ये इकोनॉमिकल जो चीजें थी उसको पहुंचाते। यानी साफ तौर पे इनका मकसद ये था कि बड़े शॉप्स जो हैं, जो बड़े कारोबार हैं, वहां पर आगजनी किया जाए। और साफ तौर पे देखा गया था कि इनको ज्यादा ट्रेनिंग दी गई थी। पाकिस्तान
आईएसआई के जो एजेंट थे, जो आर्मी के लोग थे, उन्होंने इन्हें बाकायदा ट्रेनिंग दी थी। 3 शिफ्ट में इनकी ट्रेनिंग होती थी। बाकायदा इनके ब्रेन को वॉश किया जाता था, इनको वीडियोस दिखाए जाते थे। साथ ही साथ हथियार चलाने की इनको ट्रेनिंग दी गई थी। इन्हें विस्फोटक किस तरीके से तैयार किया जाएगा, कैसे विस्फोट करना है, इसकी ट्रेनिंग दी गई थी। तो साफ तौर पे जहां एक तरफ बड़ी कामयाबी है, वहीं दूसरी तरफ अभी पुलिस के सामने जो सेल है उसके सामने एक बड़ी चुनौती ये है कि इनके स्लीपर सेल को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। जी अनुज, सारी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ने से पहले आपको यह भी बता दें कि भारत चीन के पार निकलने के बेहद करीब है। एक दिन में सबसे ज्यादा वैक्सीन डोजेज चीन ने दी थी, 2,22,37,000 और भारत उसके बेहद करीब, बस 15,000 और वैक्सीन डोजेज और भारत चीन के आगे निकल जाएगा। इससे पहले कि भारत ये रिकॉर्ड तोड़े, जल्दी से नजर डालते हैं टॉप 10 खबरों पर। आप देख रहे हैं धाकड़ एक्सक्लूसिव, मैं हूं पद्मजा जोशी। आप सबको याद होगा 2013 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में दंगों में कई परिवार उजड़ गए। इन दंगों को भड़काने के आरोप में कई मुकदमे भी दर्ज हुए, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 8 साल बाद 2021 में कई ऐसे मामले वापस लेने का फैसला लिया है। सरकार ने इसके लिए शासन आदेश भी जारी कर दिए हैं। इस सरकारी आदेश में 82 लोगों के नाम हैं जिन पर मुकदमा वापस लिया जाएगा। सरकार का मानना है कि इसमें बहुत से निर्दोष लोगों के खिलाफ भी मामले सिर्फ नफरत की भावना से दर्ज कराए गए हैं। मुजफ्फरनगर दंगा सत्ता द्वारा प्रायोजित दंगा था। वह राजनीतिक कारणों से उन लोगों पर ये मुकदमे दर्ज किए गए थे अपनी नाकामयाबियों को छुपाने के लिए, अपने निकम्मेपन को छुपाने के लिए। जिन निर्दोष लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए गए थे उनको वापस होना ही चाहिए था। टाइम्स नाउ नवभारत के नवभारत नवनिर्माण मंच से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया था ये बयान। इस बयान में योगी ने साफ कहा था कि साल 2013 में मुजफ्फरनगर में हुए दंगे पूरी तरह से सत्ता द्वारा प्रायोजित थे। उस समय की सरकार ने अपनी नाकामी को छिपाने के लिए कई निर्दोष लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए थे जिन्हें वापस होना ही था। मुजफ्फरनगर राइट्स के 77 केस वापस क्यों ले लिए? और कोई रीजन भी नहीं बताया। वह राजनीतिक कारणों से उन लोगों पर ये मुकदमे दर्ज किए गए थे अपनी नाकामयाबियों को छुपाने के लिए। मुजफ्फरनगर दंगा सत्ता द्वारा प्रायोजित दंगा था और मुजफ्फरनगर दंगे के नाम पर इन्होंने वहां पर जिस तरीके से प्रताड़ना की थी, मुकदमे दर्ज किए थे अपने निकम्मेपन को छुपाने के लिए, अपनी नाकामयाबियों को छुपाने के लिए। उस स्थिति में मुजफ्फरनगर दंगे में जिन निर्दोष लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए गए थे उनको वापस होना ही चाहिए था। और ये तो बहुत पहले होना चाहिए था। देर इसमें हुई है लेकिन बहुत पहले होना चाहिए था। और ऐसे सभी मुकदमे वापस होने चाहिए जो राजनीतिक कारणों से निर्दोष लोगों को फंसा करके उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी नाकामयाबियों को छुपाने के लिए पिछली सरकारों ने दर्ज किए थे। सभी मुकदमे समाप्त होने चाहिए। 8 साल पहले मुजफ्फरनगर में हुए दंगे की तस्वीरें आज भी सभी के जहन में ताजा है। उस भयानक मंजर को याद कर आज भी लोग सिहर उठते हैं। साल 2013 में मुजफ्फरनगर में हुए दंगे में 62 लोगों की मौत हुई थी। कुल 6,700 अपराधियों के खिलाफ 700 मामले दर्ज हुए थे। इन 700 मामलों में से 175 में चार्जशीट दायर हुई थी। इन दंगों के 8 साल बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि वो कुछ मामले वापस लेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके लिए शासन आदेश भी जारी कर दिया है। सरकार का मानना है कि इसमें बहुत लोगों के खिलाफ मामले नफरत की भावना से दर्ज कराए गए थे। 700 मुकदमे उस समय पर दर्ज किए गए थे जिनमें लगभग 6,700 लोग नेम्ड किए गए थे। उत्तर प्रदेश की तथाकथित उस समय की तत्कालीन सरकार ने, सपा की सरकार ने एक SIC गठित की थी और उसी समय SIC ने मान लिया था कि बहुत सारे मुकदमे फर्जी हैं। यही कारण वहाँ लगभग 250-300 मुकदमे उसी समय समाप्त हुए। लगभग 2-2.5 हज़ार लोग उसी समय मुकदमों के माध्यम से बरी हो गए। और मैं तो कई बार कहता हूँ, अगर उस दिन रात्रि में उन 7 मुलजिमों को ना छोड़ा जाता तो जितना बड़ा कष्ट इस जनपद के ऊपर आया वो कष्ट भी ना आता।
मुजफ्फरनगर के सांसद, विधायक और बीजेपी के नेताओं ने भी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। इस दौरान इन नेताओं ने मुख्यमंत्री को 93 मामलों की एक लिस्ट सौंपी थी। जो लोग बाहर हुआ करते थे, बाहर थे, नौकरी पे थे, जिनके बच्चे आर्मी में थे, पुलिस में थे, उन सब पे मुकदमे दर्ज करा दिए। उस समय जब गांव में ऐसी स्थिति थी, गांव में वो उपस्थित भी नहीं थे और बहुत सारे मुकदमे इस प्रकार के कि जाके मस्जिद की दीवार ढा दी, गिरा दी और गिराने के बाद मस्जिद में आगजनी की है, बलवा किया है, इस प्रकार के बहुत सारे मुकदमे थे। एक भी मुकदमा किसी भारतीय जनता पार्टी के पॉलिटिकल पर्सन जो था उस समय का, जेल भी रहे हैं, मैं खुद जेल रहा हूं, डॉक्टर संजीव बालियान जेल रहे हैं, वीरेंद्र सिंह प्रमुख जेल रहे हैं और भी हमारे बहुत सारे साथी जेल में हमारे साथ रहे हैं, उनमें से कोई भी मुकदमा वापस नहीं करवाया गया। 93 मामलों में से योगी सरकार ने 82 लोगों के मामले वापस लेने के लिए शासनादेश जारी कर दिया है, जिसमें ज्यादातर जाट किसानों के नाम हैं। मुजफ्फरनगर के एडीएम की माने तो जो मामले वापस करने की मांग नेताओं द्वारा की गई है, उसमें हत्या, आगजनी, डकैती और मारपीट से जुड़े कई मामले थे। जो मुकदमे शासन से वापसी होती है, उसमें शासन हमसे रिपोर्ट मांगता है 14 बिंदुओं पे, उसके साथ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट भी यहाँ से जाते हैं। तो अभी तक लगभग हमने 93 प्रकरणों में शासन को रिपोर्ट भेजी थी 2018 में। 2018 में रिपोर्ट भेजने के उपरांत 2019 में चूँकि जनवरी में कुछ मुकदमे वापस आए, लगभग भक्ति के आसपास, फरवरी में 10 आए, जून में 15 आए, तो 2019 में लगभग अब तक 79 मुकदमों की वापसी के निर्देश हुए थे, वहाँ से आदेश भी हुए हैं और वो हम नियम 321 के तहत जो है माननीय न्यायालय में हमारे जो सरकारी वकील लगाते हैं और 14 मुकदमों में अभी शासन से निर्णय नहीं हो पाया है। सरकार द्वारा जारी किया शासनादेश अब नियम 321 के तहत कोर्ट में जमा किए जाएंगे, जिसके बाद अब कोर्ट दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही कोई फैसला लेगा। टाइम्स ऑफ भारत के संवाददाता पुलकित नागर इस वक्त हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। पुलकित, ये फैसला किस बिना पर लिया जाएगा कि कौन से मामले राजनीतिक वजहों से लगाए गए हैं और कौन से मामले जेन्युइन हैं? देखिए, अभी क्योंकि शासन आदेश आ गया है, 82 जो मामले हैं उन्हें लेकर आया है, तो अब जो सरकारी वकील हैं वो कोर्ट में सरकार की तरफ से शासन आदेश जमा करेंगे और उसके बाद में अदालत ये बात देखेगी कि सरकार का पक्ष सही है या नहीं, क्योंकि कई वजह गिनाई गई हैं। उसमें ये बताया गया है कि जिन व्यक्तियों पर मुकदमे दर्ज हुए उनमें बहुत सारे लोग उस समय वहां पर थे ही नहीं, कुछ लोगों पर एक ही वक्त में अलग अलग लोकेशन के कई मुकदमे दर्ज हुए, तो एक ही व्यक्ति अलग अलग लोकेशन पर जाकर एक ही वक्त में कैसे किसी वारदात को अंजाम दे सकता है, इस पर बहुत सारे सवाल थे। तो अब अदालत में सरकारी वकील उन्हीं तमाम पक्षों को रखेंगे, लेकिन अदालत इस बात को देखेगी कि क्या ये तर्क सही है या नहीं, उसी के बाद इन लोगों के ऊपर से मुकदमे वापस किए जाएंगे। लेकिन एक चीज जो सबसे बड़ी इस घटना में है, इसमें 62 लोगों की मौत हुई थी और उस वक्त 6700 लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए थे, 700 मामले दर्ज हुए थे। लेकिन अगर हम अभी तक देखें तो मात्र सिर्फ एक मामला ऐसा है जिसमें अदालत ने फैसला सुनाया है, बाकी किसी मामले में अभी तक कुछ नहीं हुआ है। जी, इस फैसले से उत्तर प्रदेश की राजनीति में, खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफी दिलचस्प मोड़ आ सकता है। इसीलिए हम सीधे गए राकेश टिकैत के पास, जो कि हाल फिलहाल में बहुत सक्रिय हो गए हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में। मुजफ्फरनगर में ही उन्होंने हाल फिलहाल में एक महापंचायत भी की थी और उनसे पूछा कि इस मामले के बारे में वो क्या सोचते हैं, क्योंकि कई ऐसे जाट परिवार भी हैं जिनके खिलाफ मुकदमा वापस लिया गया है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। आज ये 80 लोगों के नाम ये कर इसको ये वो करके जिसमें एक कम्युनिटी के नाम वापसी ले रहे, तो ये तो बहुत निमट रहे हैं मामले। वो तो एक हादसा था मुजफ्फरनगर के लिए और वो हादसा तो निमटन लग रहा। नहीं, जहाँ आपकी सोच हमेशा ये रही है, पीछे टिकैत साहब भी हैं, उनकी भी, कि जब अल्लाहू अकबर होता है तो हर हर महादेव उधर से होता है, जब हर हर महादेव इधर से होता है तो अल्लाहू अकबर उधर से होता है। तो ये सिर्फ 82 लोगों में सिर्फ जाटों के नाम होना और दूसरी तरफ के नहीं होना, इससे आप क्या? मैं कोई कम्युनिटी पे मैं जाता ही नहीं भाई। आप मुझे जाट में ले जाकर फिर मुजफ्फरनगर ले जाके आप गांव में ले जाकर छोड़ दोगे, मुझे इस पे जाना ही नहीं।
आप किसान की बात करो। तो राकेश टिकैत जाट राजनीति में बिल्कुल कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, क्योंकि वो आज सिर्फ और सिर्फ खालिस किसान नेता ही हैं। मुजफ्फरनगर के फुगाना गांव में बहरहाल ऐसे कई लोग हैं जिनके खिलाफ मुजफ्फरनगर दंगों में मुकदमे दर्ज हुए, जिनका दूर दूर तक इन दंगों से, ऐसा वो कहते हैं, कि कुछ लेना देना नहीं था। इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि वो दंगों के दिन मुजफ्फरनगर में थे ही नहीं। फुगाना गांव में टाइम्स नाउ नव भारत ने कुछ ऐसे परिवारों से बात की। जिन लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज हुए, उन्होंने यूपी सरकार के शासनादेश के बाद राहत की सांस ली है। टाइम्स नाउ नव भारत संवाददाता पुलकित नागर आज मुजफ्फरनगर के फुगाना गांव पहुंचे। फुगाना गांव के बहुत से लोगों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लिए गए हैं। सबसे पहले हमारी टीम की मुलाकात हुई डॉक्टर जितेंद्र से। इनके खिलाफ भी मुजफ्फरनगर दंगे केस में मुकदमे दर्ज किए गए थे, लेकिन फिलहाल शासन आदेश में जिन 82 लोगों की लिस्ट फाइनल हुई है, उनमें इनका नाम भी शामिल है। फुगाना गांव की लिस्ट है हमारे पास, जिसमें बहुत सारे मुकदमे वापस किए गए हैं। ये मुकदमे किस तरीके के थे और क्यों वापस हुए, ये भी समझ लेते हैं। हालांकि अभी वापस नहीं हुए, सिर्फ शासन आदेश आया है, अभी ये कोर्ट में जाएगा। डॉक्टर जितेंद्र हैं, आपका भी नाम उस लिस्ट में है जो शासन ने वापस लेने की है जी। हाँ। कौन सा मुकदमा था, किस चीज का? अपराध संख्या 180 है जी, जो मस्जिद का मौलवी है उसने करवाया था। किस चीज का मुकदमा था? आगजनी तोड़ फोड़ यही था जी। अच्छा, ये आप उस दिन वहां पर थे मौके पर या क्या हुआ था? नहीं जी, अपने घर थे हम तो पता भी नहीं कौन है जाने वाला। निर्दोष फंसाए गए थे हम। जी भैया बस। अच्छा, वो आपका उस समय वहां पर होना नहीं था? नहीं था जी महाराज। फुगाना गांव के पूर्व प्रधान हरपाल पर भी मुकदमा दर्ज हुआ था। ये जो मुकदमे आपके गांव के वापस हुए, क्योंकि सबसे ज्यादा संख्या आप ही के फुगाना इलाके की है, तो ये किस तरीके से आप वहां पर थे या फंसाया गया या कोई लोग वहां पर थे नहीं, किस तरीके के मुकदमे ये दर्ज किए गए, किस तरीके से दर्ज? ये तो जबरदस्ती ढींगा मस्ती है। हम कहीं नहीं थे, अपने मकान पे बैठे थे। हमारे दो तो 5-7 मेहमान बैठे थे और अपने मकान से बाहर भी नहीं निकले। हमें तो जबरदस्ती दिखाया गया, बैठा गया। हमारा कोई वास्ता मतलब इन मुकदमों तक नहीं था और बस सारे हमारे पे ला दिए कुछ ना एक टेम का आड़ ना दोगी, एक का टेम में एक उसी टाइम में दो जगह, तो ऐसा वो तो है नहीं हम उड़ के चले जाएंगे कहीं। ये तो बात ढींगा मस्ती। ये तो इस तरह का दिखा, पुलिस ने दिखा भाई हमारा पोता एक पारिवारिक यूरा जो पीएचसी में ड्यूटी कर रहा था अपनी, यार ये एफआईआर देख लो। अब तो उसका मृत्यु होगी, उसकी मृत्यु होगी थी बेचारे की 10/1/2017 में, लेकिन उस टाइम वो अपनी ड्यूटी में था। पीएससी में ड्यूटी पे गए हुए, पीएससी में ड्यूटी में था अपनी नौकरी पे, और नाम एफआईआर में उसका भी। अब उसका रिकॉर्ड कटवा के देख लो उस डेट में कहाँ था, इसमें 8/9/2013 में कहाँ ड्यूटी थी उसकी, रिकॉर्ड पीएससी से कटवा लो। डॉक्टर जितेंद्र और हरपाल की तरह ऐसे और 80 लोग हैं जिनके खिलाफ दर्ज हुए मामले को वापस लेने का शासन आदेश तो राज्य सरकार ने जारी कर दिया है। अब अंतिम फैसला कोर्ट को लेना है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। पर आज की सबसे बड़ी खबर पर लौटते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया था धाकड़ एक्सक्लूसिव की शुरुआत में कैसे भारत ने ना सिर्फ एक रिकॉर्ड बनाया है सबसे ज्यादा एक दिन के वैक्सीनेशन का, पर अब वो चीन के रिकॉर्ड को तोड़ करके पूरी दुनिया में एक दिन में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन करने वाला देश बनने के बस कुछ ही मिनटों दूर है। क्योंकि चीन का जो रिकॉर्ड है वो है एक दिन में 2,23,70,000 वैक्सीन देने का। भारत अभी 2,22,34,000 के आंकड़े पर पहुंच चुका है, यानी कि 1 लाख से भी कम वैक्सीन हमें और देनी है और हम चीन को पार करके पूरी दुनिया में एक दिन में सबसे ज्यादा वैक्सीन देने वाले देश बन जाएंगे। आपको याद होगा कि पिछले 1 साल में फरवरी के महीने से जब वैक्सीन देने की प्रक्रिया भारत में शुरू हुई है तो काफी बात हुई है, विपक्ष ने काफी हमले किए हैं सरकार के ऊपर। शुरुआत में जो पेस थी वैक्सीनेशन की वो इतनी तेज नहीं थी, काफी सप्लाईज में भी दिक्कतें आई थी, पर आज के दिन भारत ने ये दिखा दिया है कि हमारे पास ये क्षमता है कि हम इस तरीके से एक दिन में 2 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन दे पाए।
आगे जाते जाते सबसे बड़ी चुनौती देश के सामने ये रहेगी कि क्या हम इस आंकड़े को एक ही दिन नहीं, महीने में 1 दिन, महीने में 10 दिन इस आंकड़े तक पहुंच पाएंगे, और क्या दिसंबर तक हमारे पूरे देश में हर आदमी को वैक्सीन लग पाएगी। उम्मीद कायम है। धाकड़ एक्सक्लूसिव देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुलाकात होगी सोमवार को।